हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिस्र की सभ्यता से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मिस्र की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं जो है वो निम्न प्रकार के हैं, जिसमें सामाजिक जीवन आ जाता है, शासन व्यवस्था आ जाता है, आर्थिक जीवन आ जाती है, वास्तुकला और शिल्प कला आ जाता है। ठीक है, धार्मिक विश्वास, विज्ञान। तो चलिए अब पॉइंट पॉइंट हम देख लेते हैं क्या है और क्या नहीं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है आपका मिस्र की सभ्यता में सामाजिक जीवन। ठीक है, जो मिस्र के लोग थे उन लोगों का सामाजिक जीवन कैसे था इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सामाजिक जीवन में मिस्र की सभ्यता के समाज में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग और दास वर्ग, चार वर्ग थे। पहला जो आपका था वो था उच्च वर्ग, दूसरा जो था वो था मध्यम वर्ग, तीसरा जो था वो था निम्न वर्ग और चौथा जो था वो था दास वर्ग। ठीक है, तो ये चार पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि मिस्र की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं में सामाजिक जीवन उनका कैसा था, तो आप चार पॉइंट ये जरूर लिखिएगा कि उनका जो समाज था वो चार पार्ट में विभाजित था, चार भागों में विभाजित था। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और दास वर्ग। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि प्रथम तीन वर्गों का जीवन सुखी व संपन्न था। यानी तीन वर्ग कौन करने हैं? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। इन तीन वर्गों का तो जीवन सुखी और संपन्न था, लेकिन जो चतुर्थ वर्ग था, जो दास वर्ग था, उन लोगों का जो जीवन था, अब नाम से ही दास वर्ग है तो जीवन कैसे होगा? कष्टमय। ठीक है, कष्टमय था। नारी को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि नारी को सम्मानजनक, उनको सम्मान के नज़रिए से देखा जाता था। प्लस मातृ सत्तात्मक प्रणाली के प्रचलन में स्त्रियां पुरुषों पर शासन करती थी। युद्ध, नृत्य, संगीत, कुश्ती, मछली पकड़ना, उत्सव, त्योहार मनाना मिस्र के लोगों के मनोरंजन के साधन थे। क्लियर हो गया? तो ये सामाजिक जीवन पूरा पॉइंट वन की चार पार्ट में विभाजित था। ठीक है, जो फिफ्थ पॉइंट था, जो फोर्थ वाला पॉइंट था वो दुखमय था, जो लोग रहते थे। प्लस वहाँ नारी को सम्मान दिया जाता था। प्लस नारी को स्त्रियाँ जो होती थी वो पुरुषों पर शासन करती थी। और युद्ध, नृत्य, संगीत, कुश्ती, मछली पकड़ना, उत्सव, त्योहार मनाना मिस्र के लोगों का मनोरंजन का साधन था। अब देखिए दूसरा है शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था वहाँ की कैसी थी? तो मिस्र के शासन में सम्राट को सर्वोच्च स्थान था। जो वहाँ का राजा होता था उसको सर्वोच्च स्थान दिया जाता था। क्लियर? और देखिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट है ना कि मिस्र के जो राजा होते थे, सम्राट होते थे, उनको क्या बोला जाता था? उनको फराओ बोला जाता था। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट लाइन याद कर लीजिएगा। उनकी शासन व्यवस्था जो थी, पहला पॉइंट यही कि सम्राट को सर्वोच्च माना जाता था, दूसरा पॉइंट ये कि राजा को फराहो कहा जाता था। ठीक है, और उसके बाद सम्राट सर्वोच्च सेनापति और प्रमुख न्यायाधीश भी होता था, और राजा ही शासन के लिए उच्च अधिकारियों को नियुक्त करता था। तो इसमें तीन पॉइंट बस क्लियर कर लीजिए। अब देखिए मिस्र की सभ्यता में उनका आर्थिक जीवन कैसा था। क्लियर? तो मिस्र की सभ्यता के लोगों की जीवन सुखी और संपन्न था। आपको मैं बता दूं कि ये लोग इतने विकसित थे ना कि जो पिरामिड वाला मैंने डिस्कस भी किया था, ये जब मौत हो जाती थी जिस भी इंसान का, उनकी लाशों का 100 वर्षों तक इतना सुरक्षित रखते थे कि मतलब वो जो शरीर होता था उसको कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, पिंड को ही शरीर कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ कह रहा है कि मिस्र की सभ्यता के लोगों का जो जीवन था सुखी और संपन्न था। लोगों का प्रधान जो व्यवसाय था वो कृषि था। पहला पॉइंट यही क्लियर कर लीजिएगा, जो मिस्र की सभ्यता का आर्थिक जीवन था वो बहुत ही अच्छा था। दूसरा पॉइंट ये कि कृषि का व्यवसाय करते थे। तीसरा पॉइंट ये कि आपने पढ़ा भी होगा कि मिस्र की सभ्यता में नील नदी को वरदान कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो नील नदी की उपजाऊ घाटी में गेहूँ, मटर, ज्वार, बाजरा, कपास, अंगूर तथा जैतून की फसलें उगाई जाती थी। यहाँ गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस आदि पशु भी पाले जाते थे। मिस्र के लोगों को व्यापार करने में कुशल थे। यहाँ के लोग नाव में माल लादकर दूसरे देशों में बेचते थे। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ का व्यापार प्लस कृषि, ठीक है, पशुपालन,
मिस्र के लोग कपड़े बुनने, कागज बनाने, आकर्षक वस्तुएं बनाने के उन्नत दशा में थे। यहाँ लकड़ी का फर्नीचर, कलमदान, फूलदान, संदूक बना, मतलब आप देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो पहला पॉइंट तो यही आप कर लीजिएगा कि मिस्र का जो सभ्यता, जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही अच्छी थी, प्लस कृषि व्यवसाय था। तीसरा पशुपालन करते थे। चौथा ये कपड़ा बुनना, कागज बनाना इस तरीके से। और ये जो मिस्र के लोग थे वो नाव में माल लाद कर दूसरों देशों में जाकर बेचते थे। जैतून की फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, हो गया। अब देखिए उनकी वास्तुकला और शिल्पकला कैसी थी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वास्तुकला और शिल्पकला कैसी थी, तो मिस्र की सभ्यता में धर्म से प्रभावित वास्तुकला के सर्वाधिक विकास हुआ था। आप देख सकते हो पिरामिड, मंदिर, समाधि तथा भवन मिस्र की वास्तुकला के बेजोड़ नमूने। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वो है पिरामिड। पिरामिड ही था जिसमें जो लाश था, इतना बड़ा बड़ा पिरामिड बनाते थे उसमें लाश रखने के लिए। और मिस्र की सभ्यता से ही जो मम्मी है ना, मम्मी शब्द यहीं से निकला है। और मम्मी का जो अर्थ होता है वो होता है मरा हुआ। तो इसी के थ्रू आप सभी को पता है कि मम्मी का अर्थ क्या होता है, तो मरा हुआ। ये जो लाश मर जाता था उसको मम्मी बोलते थे। और यही मिस्र की सभ्यता से ही मम्मी शब्द विकसित हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देख सकते हो कि यहाँ पिरामिड के बारे में, पिरामिड भारी भारी पत्थरों के टुकड़े ऊंचाई पर ले जाकर बनाए गए हैं। इनकी गणना विश्व के आश्चर्यजनक स्मारकों में से की जाती है। अभी मैंने बोला जो उनका पिरामिड है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कोणार्क तथा लग्जोर के मंदिर गुहा मंदिरों को सुंदर नमूने हैं। अबू सिम्बल का मंदिर ठोस पहाड़ को 60 मीटर गहरा काटकर बनाया गया था। और मिस्र की स्फंकस यानी वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण है। इस मूर्ति का शरीर सिंह तथा सिर मनुष्य का है। उनका निर्माण ठोस चट्टानों को काटकर किया गया है। अब देखिए यहाँ का विज्ञान कैसा था। ठीक है, तो विज्ञान देखते हैं विज्ञान कैसा था। तो मिस्र के लोगों ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति कर ली थी। क्योंकि आप देख सकते हो विज्ञान के क्षेत्र में उनका जो विकसित था वो होगा ही, क्योंकि आप जो लाश होता था उस पर रासायनिक लेप लगाते थे। अब उनको ज्ञान होगा तभी तो वो रासायनिक लेप लगाते होंगे, है ना। तो इसलिए इसके थ्रू भी उनको विज्ञान के बारे में बहुत ही जानकारी थी। और वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर ही उन्होंने कागज बनाने की कला तथा पिरामिडों के निर्माण में दक्षता प्राप्त की थी। तो कागज बनाने का भी हमने शुरू में डिस्कस किया था। अब देखिए धार्मिक विश्वास, इनका धार्मिक विश्वास किस में था। ठीक है, तो देखिए धार्मिक विश्वास, मिस्र की सभ्यता के लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, उसमें होरस, एटन इनके सबसे प्रमुख देवता थे। तो सबसे पहला तो मिस्र की सभ्यता में प्रमुख देवता कौन है, तो फर्स्ट जो है वो है होरस। ठीक है, तो ये जो होरस है, ठीक है, होरस और एटन याद कर लीजिएगा। ठीक है, होरस और एटन इनके प्रमुख देवता थे, होरस और एटन। ये लोग पृथ्वी, आकाश, देवता और चंद्रमा की उपासना भी करते थे। आप देख सकते हो जो मिस्र के लोग हैं इतनी जानकारी थी कि ये पृथ्वी, चंद्रमा की उपासना भी करते थे। इनके पिरामिड पुनर्जन्म में इनकी पक्की आस्था के प्रतीक है। अबू सिम्बल और कोणार्क के मंदिर इनके पूजा स्थल है। ठीक है, ये पूजा करते थे अबू सिम्बल और कोणार्क के मंदिर में। और स्फिंक्स की मूर्ति कला का उत्कृष्ट नमूना है। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है। तो आप सभी को पता है कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों की घाटी में ही हुआ था और उसमें से मिस्र भी था। ठीक है, मिस्र में भी सभ्यता का विकास वहाँ की प्रमुख नदी नील नदी के किनारे ही हुआ। मिस्र की अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है और मिस्र के उत्तर में भूमध्य सागर तथा पूर्व में लाल सागर है। मिस्र के दक्षिण पश्चिम में रेगिस्तान और मिस्र के बीच में नील नदी बहती है जो मिस्र भूमि को उपजाऊ बनाती है। और मिस्र में नील नदी का विशेष महत्व ये है क्योंकि मिस्र के निवासियों के लिए पीने योग्य जल नदी उपलब्ध कराती है। मिस्रवासियों ने इस नदी से नहरें निकाली है जिनसे मिस्र के प्रत्येक क्षेत्र को जल की आपूर्ति होती है। यदि नील नदी मिस्र में न होती तो मिस्र का सारा जो क्षेत्र हो जाता वो रेगिस्तान हो जाता। अतः मिस्र के निवासी नील नदी
ठीक है। तो यही कारण है कि मिस्र के निवासी नील नदी की पूजा करते हैं और इसी कारण मिस्र की नदी को नील नदी का वरदान कहा जाता है। अब देखिए अगला भी जो पॉइंट है मिस्र की सभ्यता से रिलेटेड है कि पिरामिडों का वर्णन कीजिए। गीजा का पिरामिड संसार के आश्चर्यजनक स्मारकों में क्यों गिना जाता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो मिस्र का सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गीजे का पिरामिड है, क्लियर। और गीजे का पिरामिड 30 लाख ठोस पत्थरों के टुकड़ों से बनाया गया। आप देख सकते हो जो गीजे का पिरामिड बना हो वो 30 लाख ठोस पदार्थों के टुकड़ों से बनाया गया है और प्रत्येक पत्थर का वजन लगभग 2.5 टन है और पिरामिड की ऊंचाई जो है वो 146.61 मीटर, धरातल पर हर भुजा की लंबाई 230.12 मीटर है। इस पिरामिड को बनाने में 1,20,000 आदमियों के 20 वर्ष तक कार्य किया था। आप देख सकते हो कि 1,20,000 ऐसे मजदूर थे जिन्होंने 20 वर्षों तक कार्य किया है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और पिरामिड के नीचे पृथ्वी में बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं। इनमें एक कमरे में सम्राट पेर ओ खराब का शव रखा गया था। वास्तुकला की दृष्टि से इसे अजूबा स्मारकों में गिना जाता है। इनमें शव के साथ साथ प्रयोग में आने वाली इनकी बहुमूल्य वस्तुओं को भी रखा जाता है। इन पिरामिडों की दीवार पर कई प्रकार के सुंदर चित्र हैं जिनसे मिस्र की सभ्यता से संबंधित अनेक जानकारी प्राप्त होती है। दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से एक स्मारक है जिसे काल प्रवाह खत्म नहीं कर सका है और 43 वर्षों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना है और यह 13 एकड़ में फैला हुआ। तो गाइस ये मिस्र की सभ्यता से जितने भी पॉइंट्स थे हमने आज की इस वीडियो में क्लियर कर लिया है। तो आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।